हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यानी कि दोस्तों आज हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स पढ़ा दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों बढ़ते हैं अपनी स्टडी में आगे, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल का मतलब ये होता है दोस्तों आवर्ती सारणी, आवर्त सारणी। तो दोस्तों आवर्त सारणी क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में जितनी भी धातुएं, अधातुएं, गैसें, जितनी भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं तो दोस्तों वो सारे मैटर्स जो होते हैं वो धातुओं, अधातुओं और एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो अब तक टोटल 118 तत्व जो हैं वो खोजे जा चुके हैं जिन्हें पीरियोडिक टेबल में मैनेज करके रखा गया है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो काफ़ी लंबा है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेंडलीव का आवर्त नियम। तो दोस्तों कुछ बुक में मेंडलीव लिखा है, कुछ बुक में मेंडलीफ लिखा है। तो मेंडलीफ का इंग्लिश में नाम अगर हम पढ़े तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होता है। तो दोस्तों मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है एक्चुअली में वो वर्तमान समय में नहीं चलती है। वर्तमान समय में हम तत्वों का अध्ययन करने के लिए मोसले की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों मोसले की आवर्त सारणी को समझने से पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी बताऊंगा, उसके दोष बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों मोसले ने नई आवर्त सारणी का डेवलपमेंट किया, और फिर मोसले की आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मेंडलीव का आवर्त नियम। तो दोस्तों मेंडलीव नाम के जो साइंटिस्ट थे वो 1869 में, कब 1869 में, मतलब कि 1857 से 12 साल बाद यानी 1869 में तत्वों के वर्गीकरण को समझाने के लिए मेंडलीव द्वारा एक नियम दिया गया था दोस्तों, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम का कथन क्या था? तो दोस्तों मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते थे, तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते थे वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या ये होती है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो आवर्त नियम के अनुरूप तत्वों को व्यवस्थित रखने पर क्या होता है दोस्तों, प्राप्त आवर्त जो सारणी होती है वो आवर्त सारणी कहलाती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोस्तों टोटल जो वर्ग थे वो 7 थे, टोटल आवर्तों की संख्या 7 थी। जो क्षैतिज आवर्त होते हैं उनकी संख्या 7 थी, और टोटल जो खड़े वर्गों की संख्या जो होती है वो 9 थी। 7 और 9 का फार्मूला था क्या दोस्तों, कि उसमें टोटल कितने 7 आवर्त थे और वर्गों की संख्या 9 थी। वर्गों की संख्या यानी कॉलम जो थे वो 9 थे, और रो कितनी थी 7 थी, यानी 97 थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें टोटल कॉलम 9 थे यानी कि टोटल वर्ग जो थे वो 9 थे, और टोटल आवर्त जो थे दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 थे। लेकिन मोसले की जो आवर्त सारणी थी दोस्तों उसमें टोटल वर्ग 18 थे, और टोटल जो रो थी यानी जो टोटल उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, आवर्त जो थे दोस्तों वो 7 ही थे। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें 97 होता है और इसमें 187 होता है। तो दोस्तों ये तो एक ट्रिक हो गई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, और मोसले की आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम बुक से। तो बुक में क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 1869 में रशियन वैज्ञानिक यानी कि रूस के महान वैज्ञानिक DI मेंडलीव ने तत्वों और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 कॉलम थे। 9 वर्ग थे और 7 कॉलम थे, यानी 97 थे। क्या थे? 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे,
यानी 97। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान रखे थे। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है दोस्तों, जब आप उसे नेट पर सर्च मार के या अपनी केमिस्ट्री की 11th 12th की या एनसीईआरटी की बुक में जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे स्पेस जो है खाली बॉक्स दिखाई देंगे। मतलब कि उसको इस बात का विश्वास था कि आगे और भी तत्व प्रकृति में हैं जो वक्त के साथ खोजे जा सकते हैं, तो उनको रखने के लिए उसने आवर्त सारणी में फ्री स्पेस को अवेलेबल रखा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के। इसके अलावा दोस्तों मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों मेंडलीव ने जो 90वां वर्ग रखा था उसके बारे में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 90वें वर्ग को शून्य नाम दिया था, शून्य वर्ग नाम दिया था। और दोस्तों जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं तथा प्रत्येक आवर्त को विशिष्ट नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों प्रथम आवर्त जो होता है उसे अति लघु आवर्त कहा जाता है और अति लघु आवर्त में केवल 2 तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। मेंडलीव की प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त जो था दोस्तों, इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। इनमें 8 तत्व थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है दोस्तों। इसमें 8 तत्वों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चतुर्थ और पंचम आवर्त में। तो चतुर्थ आवर्त और पंचम आवर्त जो था दोस्तों, इनमें 18 तत्वों को रखा गया था। ये जो था दोस्तों इसका नाम था दीर्घ आवर्त। चतुर्थ और पंच आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया था दोस्तों। इसमें 18 तत्वों को रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों जो छठवां आवर्त था इसे अति दीर्घ आवर्त कहा गया था। छठवां आवर्त और छठवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा गया था दोस्तों। इसमें 32 तत्वों को रखा गया था। इसके बाद में जो था दोस्तों वो 7वां आवर्त था और उसे अपूर्ण आवर्त कहा गया था। 7वां आवर्त जो था उसे अपूर्ण आवर्त कहा जाता है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो टोटल तत्व थे दोस्तों उनकी संख्या थी 17, मतलब कि खतरा। 17वां जो आवर्त था दोस्तों, इसमें और भी तत्वों को हम शामिल करके रख सकते थे, इसीलिए 17वें आवर्त को अपूर्ण आवर्त कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष थे, तो आइए दोस्तों बुक से इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, हाइड्रोजन को क्षार धातु भी कहा जाता है और हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण इसे दोनों वर्गों में रखा गया था। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो था उसका जो स्थान था वो अनिश्चित था, क्योंकि हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में भी रखा जा सकता था दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में वे तत्वों को रखा जाता है दोस्तों जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। इसके अलावा दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट उन तत्वों को कहा जाता है जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में जाता है या पी उपकोष में जाता है। इसके अलावा दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट उन तत्वों को कहा जाता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके जो तत्व होते हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी उपकोष में जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद में होते हैं दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वे तत्व होते हैं दोस्तों जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंतिम कक्षा का वो एफ उपकोष में जाता है। और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दोस्तों इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होते हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं दोस्तों वो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होते हैं और एक्टेनाइड तत्व जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक होते हैं दोस्तों। और इन तत्वों को एक साथ जो है हम लोग एफ ब्लॉक में रखते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता रहा था
मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख दोष ये था कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान जो था वो नॉन डेफिनेट था या नॉन डिटर्मिनेट था, मतलब कि अनिश्चित था। इसके बाद में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो समस्थानिकों के लिए उसमें कोई अलग से भी समस्थानिकों के लिए उसमें अलग से कोई स्थान को आवंटित नहीं किया गया था, मतलब समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था, जिससे समस्थानिकों के कॉन्सेप्ट को, आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम थी। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि नेक्स्ट जो दोस्त था वो था समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था, जैसे कॉपर, Hg यानी पारा, Ag यानी सिल्वर, टाइटेनियम, ऑरस यानी कि, और उसके बाद प्लेटिनम, बेरियम और Pb यानी लेड। तो ये सभी जो तत्व थे दोस्तों इनको अलग अलग रखा गया था। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बोलूं कि कॉपर और पारा ये दोनों जो धातुएं होती है दोस्तों इनको अलग अलग रखा गया था। सिल्वर और टाइटेनियम दोनों चमकदार होती है, इनको भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग रखा गया था। इसके अलावा प्लेटिनम और बेरियम जो होता है दोस्तों इनको भी अलग अलग रखा गया था और लेड को अलग रखा गया था। मतलब समान गुण वाले जो तत्व थे उनको एक साथ इंटीग्रेट करके नहीं रखा गया था, ये आवर्त सारणी का बहुत बड़ा दोष था। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट दोष की। तो नेक्स्ट दोष था दोस्तों उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया था। जबकि दोस्तों मेंडलीव का आवर्त नियम ये कहता है कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों इसमें तत्वों के परमाणु भारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था, यानी कि इंक्रीमेंट ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया था दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ कुछ तत्वों को क्या कर दिया गया था कि भारी परमाणु का यानी ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया गया था। जैसे कि मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन का परमाणु भार 126.92 यानी कि 126.92 होता है, को टेल्यूरियम यानी 127.61 के बाद रखा गया था। तो ये जो थी दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष था। इसके बाद में इसके और भी दोष थे दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना, तो 8वें वर्ग में दोस्तों इसमें 3 तत्वों को एक साथ समूहित करके रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों मेंडलीव से पूर्व डॉबेराइनर एवं न्यूलैंड ने भी तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। तो दोस्तों तत्वों को मैनेज करने का या एक टेबल पर अरेंज करने का काम जो है मेंडलीव के पहले भी डॉबेराइनर और न्यूलैंड नामक वैज्ञानिकों ने किया था दोस्तों, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो त्रिक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? 3 तत्वों के समूह बना करके जो डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत था वो जर्मन के महान वैज्ञानिक डॉबेराइनर ने दिया था। इसके अलावा दोस्तों न्यूलैंड का जो नियम था उसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने तत्वों को मैनेज करने के लिए एक टेबल बनाई थी, जिसमें उन्होंने 56 तत्वों की कल्पना की थी। और उन्होंने बोला था, कल्पना नहीं की थी, उन्होंने 56 तत्वों को माना था। उन्होंने माना था कि अब कोई प्रकृति में तत्व नहीं खोजा जा सकता, ओनली 56 तत्व ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों बाद में और भी तत्व खोजे गए, जिससे उनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। और वर्तमान समय में तो आपको पता ही है कितने तत्व है, 118 तत्व है दोस्तों टोटल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कि मेंडलीव से पूर्व डॉबेराइनर और न्यूलैंड ने भी तत्वों के समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण की पद्धति सफल नहीं रही। तो दोस्तों सबसे पहले हम डॉबेराइनर के त्रिक नियम को पढ़ते हैं। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम यानी डॉबेराइनर का त्रिक नियम के बारे में क्वेश्चन आता है कि त्रिक नियम किसने दिया। तो दोस्तों 1817 में जर्मन रसायनज्ञ यानी कि जर्मनी के केमिस्ट वुल्फगांग डॉबेराइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को ही त्रिक कहा। त्रिक यानी दोस्तों तिकड़ी। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल त्रिक 3 ही वे तत्व ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल हो गई। इसके बाद में दोस्तों न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था तो 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। तो दोस्तों थोरियम के बारे में आप जानते होंगे, एक रेडियोधर्मी तत्व है। तो उन्होंने पाया दोस्तों कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान है।
इससे इससे उसकी तुलना जो है उन्होंने संगीत के अष्टक से की और फिर इसे अष्टक सिद्धांत कहा। यानी दोस्तों जैसे संगीत में आपने पढ़ा होगा 8 नोट होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा से शुरू हुआ और सा पे खत्म हुआ दोस्तों। सारे गा मा पा दा नी सा, तो पहला भी सा और आखिरी भी सा। तो दोस्तों न्यूलैंड का सिद्धांत ये कहता था कि कोई तत्व है तो उसके बाद में 8वें नंबर 90वें नंबर पे जो तत्व आएगा उसकी प्रॉपर्टी और पहले तत्व की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। तो यही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था दोस्तों। तो इसीलिए इन्होंने संगीत के अष्टक सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को पकड़ करके अपने इस खोज का नाम अष्टक सिद्धांत रख दिया। तो न्यूलैंड अंग्रेजी वैज्ञानिक थे दोस्तों और इन्होंने 1866 में अपना सिद्धांत दिया था। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम यानी 20 दोस्तों, परमाणु क्रमांक 20 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व अस्तित्व में आए। तो इस तरह दोस्तों न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट भी फेलर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को भी एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रथम वर्ग था, द्वितीय वर्ग था, तो दुर्लभ मृदा तत्वों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दुर्लभ मृदा तत्व अर्थात लेंथेनाइड व एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता के बारे में। तो ये बुक में नहीं दिया है पर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों तत्वों के गुणों के अध्ययन में मेंडलीव की आवर्त सारणी काफी हेल्पफुल रही, काफी सहायक रही। इसके अलावा नए तत्वों की खोज में भी सहायक रही। दोस्तों वैज्ञानिकों को नया जज्बा आया, नया जोश आया कि आवर्त सारणी में मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़ के रखा है, मतलब कि और भी तत्व खोजने चाहिए। मतलब नए तत्वों की खोज में मेंडलीव की आवर्त सारणी इनडायरेक्टली रूप से सहायक हुई। आगे बताऊंगा दोस्तों परमाणु के द्रव्यमान के निर्धारण में सहायक। इसके अलावा परमाणुओं के एक्यूरेट परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के निर्धारण में भी मेंडलीव की आवर्त सारणी काफी हेल्पफुल रही। इसके अलावा दोस्तों संदिग्ध परमाणु भारों के संशोधन में भी सहायक रही और अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहायक रही। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो थी इसकी खोज जो है मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों मोसले ने सन 1911 में बतलाया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। इसीलिए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर निर्भर होना चाहिए। इसी तथ्य को आधार मानते हुए मोसले द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन किया गया, जिसे संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इस प्रकार इसी तथ्य को आधार मानते हुए मोसले द्वारा मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया, जिसे आधुनिक या संशोधित आवर्त नियम कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने 1913 यानी 1911 से 13 के बीच में यानी 1913 दिया है दोस्तों बुक में, कुछ में 1911 भी दिया है। इसके अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं दोस्तों उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेबल दी हुई है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करें परमाणु आकार की, तो जब हम दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो परमाणु आकार दोस्तों जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है। मतलब कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है, मतलब कि किसी भी परमाणु में कक्षकों की संख्या, कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाती है। मतलब कि परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ने लगता है। द साइज ऑफ एटम रेडियस आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन वी गो टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विद्युत धनात्मकता की। तो विद्युत धनात्मकता क्या होती है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाने का जो गुण होता है धातुओं में या तत्वों में वो बढ़ते जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे
परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है, तो तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ते जाती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन वी गो ऑन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयनन ऊर्जा, यानी कि दोस्तों आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों आयनन ऊर्जा जो होती है किसी तत्व के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं दोस्तों, परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाने की क्षमता बढ़ती है। तो उससे क्या होता है दोस्तों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे क्या होता है? आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रीति। इलेक्ट्रॉन प्रीति यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण बल होता है दोस्तों, वो कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक की जो रेडियस होती है दोस्तों, वो बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्रीति यानी रिलेशनशिप का जो लव होता है वो घट जाता है। जैसे दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लव जो है वो कम हो जाता है, बहुत सारे लोग इस चीज से परिचित होंगे। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक की त्रिज्या बढ़ जाती है, मतलब कि तत्व के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, जिससे उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसके बाद हम सेकंड टेबल पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है तत्वों के गुणों में। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार, तो दोस्तों जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। अब आप सोचोगे सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है, फिर परमाणु का आकार कम क्यों हो रहा है? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पेयर्ड होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आकर्षण बल बढ़ने लगता है, तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है दोस्तों? परमाणु का आकार कम होने लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट में, विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता का मतलब ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता तो वो भी घटने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं तो वो क्या होता है कि तत्वों में आयनिक गुण नहीं सहसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आयनन ऊर्जा की। तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो परमाणु से ज़्यादा चिपक नहीं पाते, या उनके बीच का आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा बढ़ती है। और दोस्तों इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी परमाणु को ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता की, तो वो भी बढ़ती है, क्योंकि इसके बाद में इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होती है दोस्तों वो भी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आधुनिक आवर्त सारणी के में बात करेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तो 7 ही होती है दोस्तों, रो या आवर्त जो होते हैं जो क्षैतिज होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, लेकिन दोस्तों इसमें जो वर्ग होते हैं वो 18 होते हैं। तो 18वें वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है दोस्तों, ये अक्रिय गैसों के लिए रिजर्व होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 से लेकर 7 वर्ग जो होते हैं, तो ये सातों वर्गों को दोस्तों 2 उपवर्गों में बांटा जाता है, वर्ग ए एवं वर्ग बी में बटे हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले वर्ग से लेकर 7वें वर्ग जो होते हैं इनके 2 भाग होते हैं, ए और बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ सी ए, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवंथ ए और सेवंथ बी। इसके अलावा दोस्तों जो 8वां वर्ग होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, 8th ए 8th बी 8th सी। इसके अलावा दोस्तों ये 7 दूनी 14 वर्ग हो गए, 8वें के 3 यानी 17 वर्ग हो गए, और लास्ट वाला जो वर्ग होता है दोस्तों उसे 18वां वर्ग कहा जाता है, जो नोबल गैसेस के लिए रिजर्व होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में मोसले ने डिजाइन किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है दोस्तों, और वर्गों की संख्या होती है 18।
तो दोस्तों इसमें पहले वर्ग से लेकर 7वें वर्ग तक के जितने भी वर्ग होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 8वां वर्ग जो होता है दोस्तों उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये पहले से लेकर 7वें वर्ग के 2 भाग यानी ये 14 वर्ग हो जाते हैं। 8वें के 3 वर्ग मतलब 17 वर्ग हो जाते हैं। और 18वें नंबर का जो वर्ग होता है दोस्तों उसे शून्य वर्ग कहा जाता है, जो कि नोडल गैसों के लिए रिजर्व होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो में। तो दोस्तों प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम जो सदस्य होता है यानी जो 7 आवर्त होते हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो 7वें आवर्त का जो पहला जो एलिमेंट होता है दोस्तों वो क्षार धातु है। और अंतिम सदस्य जो होता है वो इनर्ट गैस यानी अक्रिय तत्व या नोडल गैस होता है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य ये बस हाइड्रोजन है दोस्तों। तो ये मोसले की आवर्त सारणी का क्या है, अपवाद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी और परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है दोस्तों। इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ब्लॉक यानी कि एफ उपकोष में प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में एक जानकारी दी हुई है कि दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी में ज्ञात 118 तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। 17 तत्व हैं उसमें दोस्तों मुख्य रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव, MP3 प्लेयर्स, विनचेस्टर, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मे, नाइट विजन गॉगल्स, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। मिसाइल निर्देशन प्रणाली यानी कि मिसाइल डायरेक्शन सिस्टम, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्धारण में भी इसका व्यापक महत्व है। अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स में भी इनका यूज किया जाता है दोस्तों, यानी पानी के अंदर खनिजों का पता लगाने के लिए। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों में, तो दोस्तों मृदा निक्षेपित भंडारों के क्षेत्र में यानी कि दुर्लभ मृदा तत्वों के उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है दोस्तों। इसके बाद क्रमशः ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका और मलेशिया का स्थान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आयनन विभव के ऊपर डिस्कस करेंगे। आयनोजाइजेशन पोटेंशियल, तो दोस्तों ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, आयनन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों जब हम किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा के बाह्यतम अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे ही आयनन विभव कहा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आयनन विभव क्या होता है। तो दोस्तों किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयनन विभव या आयनोजाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है यह विद्युत उदासीन, जब कोई उदासीन परमाणु, एक्चुअल में दोस्तों परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो जब कोई न्यूट्रल परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है दोस्तों उच्च होती है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मैंने एक पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया है दोस्तों। तो पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 7th का जो A है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है 17वें वर्ग के जो तत्व हैं जिन्हें 7th वर्ग का A ब्लॉक कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारी जो तत्व हैं दोस्तों इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सर्वाधिक होती है दोस्तों, यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
इसके बाद में हम पढ़ रहे थे दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसमें मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम लोग थे दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता में। इसके बाद दोस्तों सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है दोस्तों वो फ्लोरीन की होती है। इसके बाद में क्लोरीन की होती है। तो दोस्तों जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है वे तत्वों में सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, तो दोस्तों किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे कि वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है और उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 5 अपॉन प्लस। तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक निगेटिविटी इज इक्वल टू आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 5.6। तो दोस्तों आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के योग में 5.6 का भाग देने पर किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता मापी जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। इसके अलावा दोस्तों निष्क्रिय गैसों का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, वहीं वर्ग 4th A के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। तो दोस्तों देखते हैं वर्ग 4th A। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे 4th A की। तो ये जो तत्व है दोस्तों कार्बन, इनका गलनांक क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये जो तत्व होते हैं दोस्तों इनका जो है क्या होता है, इनका जो गलनांक होता है वो दोस्तों वो उच्चतम होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कंप्लीट किया। इसके बाद में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर ले चलता हूं दोस्तों, जहां मैं इमेज के माध्यम से आपको सारे गुणधर्मों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, बने रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, तो इस पे हमको अब डिस्कस करना है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स के। तो दोस्तों ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रही है इसे मोसले ने 1913 में बनाया था, जिसके नियम के अनुसार दोस्तों तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों जब मोसले ने विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो उसने देखा दोस्तों कि एक निश्चित परमाणु क्रमांक के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है दोस्तों, पुनरावृत्ति होती है। यही दोस्तों क्या था, उसका मोसले का नियम था, सिद्धांत था। तो दोस्तों मोसले की आवर्त सारणी में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो वर्ग हैं टोटल 18 वर्ग होते हैं। तो दोस्तों मोसले के आवर्त सारणी में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, ऐसे 18 वर्ग दिए हुए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो पहले वर्ग से 7वें वर्गों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, सेकेंड बी। तो दोस्तों ऐसे करके 7 वर्गों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 7 दूनी 14 वर्ग ये होगा दोस्तों। इसके बाद में 8वां जो वर्ग है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ये 8वां वर्ग है दोस्तों, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं 8वां वर्ग, 9वां वर्ग और 10वां वर्ग। तो इस तरह दोस्तों वो 14 और ये 3 17 वर्ग हो चुके हैं। और 18वां वर्ग जो है दोस्तों इसे जीरो वर्ग कहा जाता है। इसमें नोबल गैसेस को रखा गया है, सारी अक्रिय गैसें इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा दोस्तों मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी इसे 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एस ब्लॉक जो होता है दोस्तों ये इसमें पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, और पी ब्लॉक जो होता है दोस्तों इसमें तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक के तत्वों को रखा गया है। और दोस्तों एस ब्लॉक में उन तत्वों को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 होता है दोस्तों। इसके अलावा इन एस ब्लॉक के तत्वों में सारी धातुएं होती है दोस्तों, और इस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन जो होता है वो गैस होती है। इसके अलावा दोस्तों एस ब्लॉक में उन तत्वों को रखा जाता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है। इसके अलावा दोस्तों एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये जो होते हैं दोस्तों आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पी ब्लॉक
एस ब्लॉक तत्वों की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी उपकोष में जाता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो NS2 NP1 से लेके NP6 तक होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक जो होता है दोस्तों इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को शामिल किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों संक्रमण तत्व जो होते हैं ये सारे तत्व होते हैं, इसमें अधातु उपधातु भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो एफ ब्लॉक जो होता है इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं इन्हें लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। और दोस्तों परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये तत्व होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों ऊपर में जो रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, बीच में उसका सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नेम हाइड्रोजन होता है, और एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वो टेबल में नीचे दिया हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रॉपर्टीज जो होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं दोस्तों परमाणु त्रिज्या की, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है दोस्तों जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक से संयोजी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों विद्युत, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रीति की बात करूं तो वो भी घटती है दोस्तों। इसके अलावा दाएं से बाएं जब हम जाते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन का जो आयनन विभव होता है दोस्तों वो घटने लगता है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की प्रीति भी बढ़ने लगती है। इस तरह से दोस्तों हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये पीरियोडिक टेबल थी। अब तक के दोस्तों टोटल 118 तत्व हमारे द्वारा खोजे जा चुके हैं, जिसे एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाली विभिन्न समरी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंतिम समय तक देखते रहे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसकी समरी के ऊपर जाने वाले हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं समरी के ऊपर। हिसाब से करो ना। सॉरी फ्रेंड्स, एक गलती हो गई है। यहाँ पर जो हमने देखा ये जो है आपका डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। बस यही गलती हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको समरी के ऊपर ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों इतिहास की अगर हम बात करें तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए डोबे राइनर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक त्रिक सिद्धांत दिया था, जिसमें 3-3 समूहों का तत्व बनाया था दोस्तों उन्होंने। और उसके अनुसार दोस्तों तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण थे वो 3-3 तत्वों के समूह के रूप में थे। तो डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत था दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो डोबे राइनर ने दिया था, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। इसके बाद दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, जो कि संगीत के नियम के ऊपर आधारित था, जिसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। इन्होंने तत्वों की संख्या को 56 माना था दोस्तों, लेकिन बाद में अन्य तत्वों की भी खोज की गई, इसीलिए यह सिद्धांत भी फेल हो गया। इसके बाद में दोस्तों मेंडलीफ ने 1869 में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं करके एक नियम दिया। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई दोस्तों उसमें बहुत सारे दोस्त थे। इन्हीं को रिजॉल्व करते हुए मोसले ने फिर 1913 में एक नई आवर्त सारणी बनाया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम हेनरी मोसले की। तो हेनरी मोसले ने 1913 में क्या किया कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर विभिन्न तत्वों को जमाया और वर्गीकृत किया। इसके बाद दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 118 तत्व जो होते हैं, इनमें एफ ब्लॉक के जो तत्व थे तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को लेथेनाइट तत्व कहा गया, और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट तत्व कहा गया। इसके अलावा दोस्तों पहले आवर्त में
दो तत्वों को रखा जाता है दोस्तों, जिसे लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में दूसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा जाता है, तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्वों को रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्वों को रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों छठवें आवर्त में 32 तत्वों को रखा जाता है और बचे हुए 17 तत्वों को सातवें आवर्त में रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सातवें आवर्त को अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम पहले ग्रुप की। तो पहला जो आपके जो तत्व होते हैं दोस्तों, पहले वर्ग के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये जो तत्व होते हैं दोस्तों, इन्हें क्षारीय धातु भी कहा जाता है, इन्हें एल्कली मेटल भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं दूसरे वर्ग की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो दोस्तों इन्हें क्षारीय मृदा धातु या अल्काइन मेटल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन्हें याद रखने की एक ट्रिक भी होती है दोस्तों, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि दूसरे वर्ग के तत्वों के नाम लिखो, तो दोस्तों बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इसे याद रखने की ट्रिक ये होती है दोस्तों, बेटा मांगे सुंदर कन्या, बेटा मांगे सुंदर कन्या और बाप रोए। क्या होता है दोस्तों, बेटा मांगे सुंदर कन्या और बाप रोए। मतलब कि दोस्तों बेटा यानी बेरियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, सुंदर यानी कैल्शियम, कन्या मतलब कैल्शियम, सुंदर मतलब स्ट्रांसियम और बाप रोय मतलब कि बेरियम और रोय मतलब रेडियम। तो ऐसे करके भी आप जो है याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं ग्रुप नंबर 11वें नंबर वर्ग की। तो 11वें नंबर का जो वर्ग होता है दोस्तों, इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आरस पाया जाता है दोस्तों। तो इन्हें सिक्का धातु कहा जाता है दोस्तों। ये जो होते हैं दोस्तों 11वें वर्ग के जो तत्व होते हैं, इन्हें मुद्रण धातु या सिक्का धातु भी कहा जाता है, क्योंकि कॉपर, सिल्वर और सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वें वर्ग पे। तो 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो एस्टेटीन जो होते हैं दोस्तों, इन्हें हेलोजन या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो ब्रोमीन होता है दोस्तों, ये जो होता है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली तत्व होता है। इसके अलावा आयोडीन जो होता है दोस्तों, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात करी है पीरियोडिक टेबल की, तो टोटल तत्व तो 118 तत्व हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें 91 क्या है, मेटल है, 91 धातु है। इसके अलावा दोस्तों 27 जो है वो अधातु है, जिसमें दोस्तों 11 गैसेस है और 10 ठोस है। 11 जो तत्व है दोस्तों, 11 जो तत्व हैं वो गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में, और 10 जो अधातु है वो ठोस है। इसके अलावा दोस्तों एक अधातु या एक तत्व जो है वो क्या है, गैस है, द्रव है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं क्रोमियम की। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। इसके अलावा दोस्तों पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, और सबसे हल्की धातु जो है वो आपकी लिथियम है दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो दोस्तों क्लोरीन है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। इसके अलावा दोस्तों सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम धातु होती है, और अधातु जो होती है वो हीरा होती है। इसके अलावा दोस्तों विद्युत की सुचालक जो धातु होती है वो कार्बन होती है, जिसका अपर रूप ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा दोस्तों पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, और दोस्तों पूरी आवर्त सारणी में सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो खुली अवस्था में नहीं पाई जाती, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे भारी जो तत्व होता है वो यूरेनियम होता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे भारी जो धातु होती है वो ओस्मियम होती है, और द्रव अवस्था में पारा धातु पाई जाती है दोस्तों, और द्रव अवस्था में जो उपधातु होती है वो क्रोमियम होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों कुल गैसें 11 है और हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो 0 होती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे भारी गैस जो होती है वो रेडॉन होती है। सबसे भारी गैस जो होती है दोस्तों वो रेडॉन होती है, जिसका परमाणु भार 222 होता है। इसके अलावा दोस्तों न्यूनतम आयनन विभव वाला जो तत्व होता है वो आपका सीजियम होता है दोस्तों। इसके अलावा अक्रिय तत्वों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोस्तों वो 0 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पौधों में पर्णहरिम में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों सौर सेलों में जो सिलिकॉन और फास्फोरस, तो सिलिकॉन जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार की सेमीकंडक्टर होता है और फास्फोरस जो होता है दोस्तों ये भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। ये जो है सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पी ब्लॉक में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में मैक्सिमम पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में मैक्सिमम संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों एस ब्लॉक में मैक्सिमम संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में 6 पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में 10 पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक में 14 पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है दोस्तों। ऐसा समस्थानिक जिसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है उसे प्रोटियम कहा जाता है, 2 प्रोटॉन वाले को ड्यूटेरियम और 3 प्रोटॉन वाले को ट्राइटियम कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ठोस धातुएं जो होती है, टोटल ठोस धातुएं जो होती है दोस्तों वो 22 होती है, जिसमें 11 टोटल धातुएं 22 होती है दोस्तों, जिसमें 11 गैसेस होती है, 1 जो होती है द्रव होती है और 10 जो होती है वो ठोस होती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।